हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। जैसे सेकंड चैप्टर का क्या नाम था, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसका लास्ट टॉपिक आप पढ़े थे नर जननांग। इसमें पुष्प के बारे में, पुष्प में नर जननांग भी पढ़ चुके। अब उसी में सेकेंड टॉपिक आता है, क्या आता है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। क्या आती है, लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। पहले इस संरचना को आप क्या करते हैं, समझ लेते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखते हैं। पहले उसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा को देखें। क्या होता है, जैसे पराग कणों या लघु बीजाणु के निर्माण को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जो इसमें क्या होते हैं, पराग कण होते हैं या जो लघु बीजाणु होता है, दोनों का जब इसमें किसी का निर्माण होता है तो इसमें निर्माण होने वाली क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है। जो लघु बीजाणुधानी होती है, इसमें से ये क्या होता है, बाह्य परत होता है। इसको क्या कहेंगे, बाह्य परत कहेंगे। ठीक है, ये बाहरी परत है, लघु बीजाणुधानी का बाहरी परत है। और इसमें फिर क्या होते हैं, यानी कि मध्य परत क्या होता है, मध्य परत इसके बीच के, यानी कि बीच में जो 3 लायर होते हैं, बीच के भाग में क्या होते हैं, 3 लायर, उस लायर को आप क्या कहेंगे, मध्य परत कहेंगे। और उस मध्य परत में क्या होते हैं, लघु बीजाणु मार्त कोशिका जो होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, और लघु बीजाणु के में जो क्या होती हैं, ये किनारे के भाग को क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। इसके किनारे के, यानी कि बीच के भाग के किनारे में जो होता है उसे टेपिटम कहते हैं। तो आपको इतना आया समझ में कि लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है उसमें जो बाहरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परत कहते हैं। और जो अंदर की तरफ 3 लायर बने होते हैं, जैसे देख लेते हैं कितना है, 1 2 और 3 लायर बने हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मध्यम। जो इसका मध्य परत होता है लघु बीजाणुधानी का, वो 3 लायर में बना होता है। और उस मध्य परत के अंदर लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। और उस लघु बीजाणु के उपस्थित होने की किनारे वाले भाग को टेपिटम भी कहते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें क्या है, जो इसमें क्या होते हैं, पराग कण क्या होते हैं, पराग कण या लघु बीजाणु जो होता है, लघु बीजाणुधानी में के निर्माण को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है। आप देख रहे हैं इसकी संरचना क्या है, ना गोल है, ना त्रिभुजाकार है और ना ही चतुर्भुज में। ये क्या है, एक बेलनाकार इसकी संरचनाएं दिखाई दे रही है ना। एक लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती हैं। जो इसमें क्या है, परागकोश है, ये जो परागकोश है इसके क्या होती हैं, दोनों सतहों पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसमें से इसके के जो होते हैं लघु बीजाणुधानी में जो पाए जाते हैं, इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। लघु बीजाणुधानी के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग का नाम है परागधानी भित्ति और दूसरे भाग का क्या नाम है, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, आया समझ में इतना। आगे देखते हैं परागधानी भित्ति किसे कहते हैं। परागधानी भित्ति क्या होती है, यह कोशिका लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेती है। जो ये परागधानी में ये कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, हमेशा लगातार क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं। और ये विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बना लेती हैं। तो यह निम्न स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। ये समूह बनाने के बाद एक क्या होती हैं, फिर मैच्योर होकर
निम्न स्तरों में ये क्या होती हैं, बट जाती हैं। और उन स्तरों का नाम क्या क्या है? एक का नाम है बाह्य परत और एक का नाम है मध्य परत और तीसरे का नाम है टेपिटम। तो देखेंगे बाह्य परत, जो बाह्य परत होता है वो क्या होता है, ठीक। इसमें देखेंगे जो बाह्य परत होता है, आप फिगर में देखेंगे, फिगर में लिखा होगा बाह्य परत। बाह्य परत क्या होती है? सबसे बाहरी एक परतीय संरचना को बाह्य परत कहते हैं। जो ये बाह्य परत होता है ये कोशीय संरचना है और ये संरचनाएं एक परत में हैं। फिगर आप देखेंगे, ये एक कोशीय भी है और एक परत भी इसमें पाया जा रहा है कि नहीं है। ये क्या होता है, इसीलिए इसे बाह्य परत कहते हैं। परिभाषा क्या है? सबसे बाहरी एक कोशीय एक परतीय संरचनाएं, इसी को क्या कहेंगे? बाह्य परत कहेंगे। यह सुरक्षा, यह क्या होती है? जो इसमें लघु बीजाणु कोशिका होती हैं उसकी ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उनको क्या होती है? उसी में इकट्ठा किए रहती है और वो एक जगह पे क्या होते हैं? सुरक्षित बने रहते हैं। अब मध्य परत क्या होता है? मध्य परत भी देख लेते हैं। जब आप फिगर में देखे थे तो उसमें क्या था? मध्य परत भी लिखा था। मध्य परत क्या होता है? दो से तीन परतीय संरचना वाले भाग मध्य स्तर कहलाते हैं। 2 से 3 परतीय संरचना वाले भाग क्या होते हैं? मध्य स्तर कहलाते हैं। 2 से 3 आपको बताया ना कि 1 2 3 परत है कि नहीं है, आपको समझाए भी थे। इस लघु बीजाणुधानी की संरचना में आपको बताए भी थे ये क्या होती है? 2 से 3 परतीय संरचना में होती है। 1 और 2 और 3 परत हुए। तीनों परतों की संरचना क्या कहलाती है? मध्य स्तर कहलाती है। यह अल्पकालिक होता है और परिपक्व के पश्चात यह नष्ट हो जाता है। जो ये परत होता है, मध्य परत जो होता है, जब क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी में ये परिपक्व हो जाते हैं, ये स्फुटित हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। उसमें आप देखे थे फिगर में क्या लिखा था? टेपिटम। टेपिटम क्या था? इसका मुख्य कार्य है। टेपिटम का क्या कार्य है? इसका मुख्य क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टेपिटम का लघु बीजाणुधानी में क्या कार्य है, तो बताएंगे। इसका मुख्य कार्य है कि विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। जो टेपिटम होता है देखेंगे वो मार्त कोशिका के बगल ही होता है। जो टेपिटम होता है वो क्या होते हैं? जब जो कोशिकाएं, जो परागकण कोशिकाओं में परागकण होते हैं, जब वो मेच्योर होके यानी विकसित हो जाते हैं तो उसको पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का कार्य है कि विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। आया समझ में इतना? आगे देखेंगे आप क्या होते हैं? बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है? बीजाणु जनन कोशिका। आप परागधानी भित्ति पढ़ लिए। जो लघु बीजाणुधानी थी उसके क्या थे? 2 भाग थे, एक परागधानी भित्ति, एक बीजाणु जनन कोशिका थी। तो परागधानी भित्ति के बारे में समझ लिए। सेकंड पॉइंट है बीजाणु जनन कोशिका। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोरेंजिनियस सेल्स कहते हैं। इसको क्या होते हैं? जब परागकोश में भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। क्या होते हैं? दोबारा देख लेते हैं। बीजाणु जनन कोशिका का डिफिनीशन यानी परिभाषा। परागकोश में भित्ति द्वारा, जो भित्ति क्या होती है? घिरी थी, जो परत थी, द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को, और जो उसमें कोशिका थी एक समूह को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ठीक,
ये कोशिकाएं बाद में, जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, ये कोशिकाएं बाद में परागमार्त कोशिका का कार्य करती हैं। परागमार्त कोशिका जो परागकण होते हैं उसी के कोशिकाओं का कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाती हैं। कितने लघु बीजाणु बनाती हैं? 4 लघु बीजाणु बना लेती हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, आया समझ में इतना? क्या होती हैं? जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाती हैं, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे आगे देखेंगे क्या होते हैं। परागकण, इसमें लघु बीजाणु जनन जो होता है उसमें क्या होते हैं? पराग यानी परागकण जो होते हैं उसकी भी, परागकण की ये संरचना बनी हुई। पहले संरचना को देखेंगे, संरचना में क्या क्या है, फिर उसके बारे में देखना। आप इस संरचना को बनाएंगे। ठीक है, परागकण की ये क्या है? संरचना है। संरचना की ये क्या होता है? एक बाहरी परत होता है। ठीक है, ये बाहरी भाग है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहते हैं? जनन छिद्र। आप देख रहे हैं, इस भाग को जनन छिद्र कहते हैं। संरचना है और उसमें क्या होते हैं? उस जनन छिद्र में क्या होते हैं? एक अंतःचोल यानी कि एक अंदर का भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, अंतःचोल कहते हैं। और इसमें एक क्या होता है? अंतःचोल और एक बाह्य भी होता है। क्या होता है? ये बाह्य होता है। ठीक, आया समझ में? ये बाह्य चोल होता है। एक अंतःचोल होता है और एक बाह्य चोल होता है। ठीक, इस अंतःचोल जैसे कि अंतःचोल के अंदर एक क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और इसी अंतःचोल में केंद्रक और रिक्तिका, इस भाग को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। और ये भाग जो बना होता है इसे केंद्रक कहते हैं। ठीक, आप देखेंगे, फिगर देख लिए। पराग कोश के स्फुटन से क्या होती हैं? पराग कोश के स्फुटन से मुक्त होने वाली संरचना को परागकण कहते हैं। जो पराग कोश इसमें उपस्थित होता है, जब ये क्या होता है? मैच्योर होकर स्फुटित हो जाता है, मुक्त हो जाती है, तो उस क्रिया को, उस संरचना को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। जो परागकण होते हैं, परागकण मुख्यतः 2 आवरणों में पाए जाते हैं। जो परागकण होते हैं उनके 2 मुख्य रूप से आवरण होते हैं। आपको बताएं, एक बाह्य आवरण होता है जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं, और एक अंतः आवरण होता है जिसे अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, बाह्य आवरण को या तो बाह्य आवरण कहेंगे या बाह्यचोल कहेंगे, और अंतःचोल या अंतः आवरण कहेंगे उसे, या अंतःचोल कहेंगे। ठीक, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो देखेंगे 2 आवरण पाए जा रहे हैं, तो पहले देखेंगे बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य आवरण या बाह्य चोल क्या होता है? जो फिगर में देख रहे हैं, तो सबसे बाहरी स्तर चिपचिपा, खुरदुरा तथा रासायनिक पदार्थ इस पोलेनिन की बनी होती है। जो ये क्या होती हैं? परागकण की संरचना में बाहर की परत है, ये क्या होती है? चिपचिपा। इसको छूने में ये क्या लगता है? चिपचिपा लगता है। और ये खुरदुरा, खुरदुरा तो आप ऐसे ही देख रहे हैं, है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये खुरदुरा होते हैं। और इसमें रासायनिक पदार्थ ये क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ इस पोरोपोलेनिन की क्या होती हैं? बनी होती हैं। जो बाह्य परत होता है, खुरदुरा भी होता है और चिपचिपा भी होता है, और ये रासायनिक पदार्थ के स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। इसका क्या होता है? जैविक अपघटन नहीं होता है। इसे बाह्य चोल कहते हैं। और ये क्या होता है? इसका जैविक अपघटन नहीं हो रहा है, इसे बाह्य चोल, इसलिए वह क्या कहलाता? बाह्य चोल
कहलाता है। आया ना समझ में? इतना क्या होते हैं, जो फिगर परागकण की संरचना में एक बाह्यचोल है और एक अंतःचोल है, उस अंतःचोल में केंद्रक है और केंद्रक के बीच फिर अंतःचोल में क्या होते हैं, एक रिक्तिका भी भरी हुई है, उसमें मतलब पाई जाती है, और एक अंतःचोल के किनारे के भाग एक उसमें क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। तो बाह्य आवरण की परिभाषा समझ में आ गया। जैसे सबसे बाहरी स्तर चिपचिपा, खुरदुरा तथा रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, बाह्यचोल कहलाता है। ठीक, आया समझ में इतना? फिर क्या होता है, आप बाह्यचोल के बारे में पढ़ चुके, अब आगे आएंगे क्या है, अंतःचोल। क्या है, अंतःचोल यानी अंदर के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो परागकण की संरचना आप बनाए थे। ठीक है, उस संरचना को सामने आप रख लीजिएगा बना के देख के। फिर बाह्यचोल के अंदर पेक्टोसेलुलोज से निर्मित स्तर को अंतःचोल कहते हैं। जो अंतःचोल है वो बाह्यचोल के अंदर क्या होता है, स्थित होता है। आप जब फिगर देख रहे थे तभी आपको बताए हैं ना कि बाह्यचोल के बाद जो भाग आती है उसे अंतःचोल कहते हैं, उसके बाह्यचोल के अंदर है, और वो किसकी बनी हुई, पेक्टोसेलुलोज से वो निर्मित है, यानी कि वो बनी हुई है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। उस स्तर को अंतःचोल कहते हैं। तथा बाह्यचोल क्या होती है, बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। जो बाह्यचोल था, बाह्य आवरण था, उसमें क्या होते हैं, कुछ छिद्र भी पाए गए थे, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। आप देखे थे क्या होते हैं, बाह्यचोल आवरण में क्या होते हैं, इसी बाह्यचोल जो होता है, यही क्या होते हैं, इसी आवरण को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक, देख लिए भाग। परागकण निकलने से पहले इसका केंद्रक दो भागों में बंट जाता है। जो इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं, परागकण भरे रहते हैं, उसके परागकण निकलने से पहले, परागकण ना निकलने से पहले नहीं निकलने पाता, तभी उसका केंद्रक क्या होता है, दो भागों में बंट जाता है। जो उसमें क्या था, ये केंद्रक था। ठीक है, ये जो केंद्रक है ये क्या होता है, दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, और जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह दो केंद्रक बना लेता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह दो केंद्रक बना लेता है, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। जब ये क्या हुआ, वर्तिकाग्र पर पहुंचा, आप पुष्प उठा लेंगे जो फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे आप, फर्स्ट पार्ट में, उस पे देखना वर्तिकाग्र लिखा है। ठीक है, उस वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंच रहे हैं तो वह दो केंद्रक दूसरे केंद्रक का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ठीक, जैसे आप देखते हैं, जो आप फिगर था यानी कि परागकण की संरचना आप बनाए थे, दो भागों में जब वो बटा तो उन दोनों भाग का नाम क्या हुआ, एक वर्धी केंद्रक, एक जनन केंद्रक। वर्धी केंद्रक क्या होता है, बड़े रूप में होता है, और जनन केंद्रक जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब इन दोनों केंद्रक क्या होते हैं, दो केंद्रक जब मिले, दो केंद्रक ये स्फुटित हुआ, यानी जब निर्माण हुआ तो दो केंद्रक हो गए। अब इसमें देखेंगे ये दोनों केंद्रक, एक वर्धी केंद्रक, एक जनन केंद्रक। ठीक है, दोनों मिल के एक क्या बना लिए, नर युग्मक। क्या बना लिए, एक नर युग्मक। वही चीज़ें यहाँ लिखा भी है कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वह दो केंद्रक बना लेता है, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। इस प्रकार एक परागकण
के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। जो एक परागकण है उसमें क्या होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। यही क्या होते हैं, एक ये और एक ये, 2 क्या हुए, नर युग्मक हुए। और पराग नलिका नर युग्मक द्वारा दोनों युग्मक बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। जो इसमें क्या होती है, पराग नलिका होती है, आगे पढ़ेंगे। जो पराग नलिका होती है ये नर युग्मक के द्वारा, इस नर युग्मक के द्वारा युग्मक बीजांड के अंदर जो इसमें युग्मक होता है वो बीज के अंदर क्या होते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना टॉपिक।